हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो वीडियो होगा ये होगा मैकेनिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में हम। और पार्ट 2 में ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं थंबनेल में वो सारे ही पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट में। नाउ एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो किसी भी बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी को हम वी ई से डिनोट करते हैं और वी ई बराबर जो है वो होता है अंडर रूट में 2gm, कैपिटल एम ही होगा ये, डिवाइड बाय कैपिटल आर। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसकी जगह पे, हम अगर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है वो अगर हम ना यूज़ करें और हम जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन अगर यूज़ करें तो ये कुछ इस प्रकार जो है आपको फॉर्मूला देखने मिलेगा। अर्थ के लिए अगर बात करें तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमेशा होती है अप्रॉक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ के लिए जो है ये है एस्केप वेलोसिटी। देखिए टॉपिक्स हम वही कवर कर रहे हैं जो एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर एग्जाम्स में भी अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीजीटी फिजिक्स या फिर टीजीटी साइंस के लिए पेपर 1 के लिए, तो भी ये सारे टॉपिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो इसके प्रिपरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट रिलेशन अगर बात करें इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में, तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा √2 और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है मल्टीप्लाई बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वो ये रिलेशन होगा। सैटेलाइट की अगर बात करें आप, तो यदि सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये इस तरीके का जो है फॉर्मूला आपको देखने मिलेगा। और इसमें जो v है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में कैपिटल G m अपॉन में r। ये होता है सैटेलाइट का फॉर्मूला जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में जो है घूम रहा है उसके लिए। सैटेलाइट का ही ऑर्बिटल पीरियड की अगर बात करें तो वो क्या होगा, जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट में r³ अपॉन में gm। और इसमें जो t² है वो जो अप्रॉक्सीमेटली वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो हो जाएगा r³ के प्रोपोर्शनल। और ये आपका कैप्लर्स थर्ड लॉ से संबंधित हो जाता है। सो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो न्यूटन्स लॉ है वो अभी हमने पढ़ लिया है। F बराबर, एक बार रिवाइज कर देते हैं जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है पीछे उसको। न्यूटन्स लॉ जो है वो होगा F बराबर, मतलब फोर्स बराबर dp/dt चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फॉर F की वैल्यू जो है वो ma भी हम कह सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम जो है अभी हमने पीछे पढ़ा है p इज इक्वल टू mv, इम्पल्स j से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा F मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू में नॉर्मल फोर्स, और ये जो आपका एफ के हो जाएगा दैट इज म्यू के इंटू में नॉर्मल फोर्स। तो इसी कारण हमने भी पीछे देखा था ये म्यू के जो है वो कहीं ना कहीं लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, म्यू एस से। मतलब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेस देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। एंगल ऑफ रिपोज जो है वो अभी पीछे हमने पढ़ा है, वो भी पार्ट 1 में, वो होता है tan थीटा बराबर म्यू। और जो ग्रेविटेशन है उसके फॉर्मूले हमने पढ़े, F इज इक्वल टू जी इंटू में कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन में r²। और अगर स्मॉल g की बात करें तो हो जाएगा कैपिटल G इंटू m अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। और अगर वेट की बात करें तो वो m इंटू जी होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एस्केप वेलोसिटी है अभी वो भी हमने पीछे पढ़ा है, इसको भी रिविजन कर लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी जो है वी से डिनोट करते हैं विच इज अंडर रूट ऑफ 2gr। और अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वी बराबर अंडर रूट में 2 इंटू में vo। और यहाँ पे वी जो है एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, vo जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है अंडर रूट में gm अपॉन में r। और इस तरीके से जब आप इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे डिराइव करके तो ये रिलेशन पाएंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं विच इज कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, तो जब दो पार्टिकल बहुत कम समय के लिए इंटरेक्ट करते हैं और उनके वेलोसिटीज में परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो इसे कोलिजन कहते हैं। कोलिजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा ही कंजर्व रहता है।
यदि एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल है तो क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, जहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिशन की। तो यहाँ हम मेनली 3 टाइप के कोलिशन, मेनली तो 2 ही टाइप के कोलिशन होते हैं, बट एक और पढ़ेंगे हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एनसीईआरटी में भी है ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। सो एक टाइप हो जाएगा इसका इलास्टिक कोलिशन, सेकेंड टाइप होगा इनइलास्टिक कोलिशन, और थर्ड जो है वो होगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। इलास्टिक कोलिशन क्या होता है, तो इलास्टिक कोलिशन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहता है, मतलब टोटल एनर्जी जो है इसमें कंजर्व रहता है। 3 चीज़ें याद रखेंगे आप, इलास्टिक कोलिशन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा, और जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड होगा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वही आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल कोलिशन के बाद भी आपको देखने मिलेगा। तो इसलिए m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 हम बोल देते हैं, और इसका फॉर्मूला भी यही होता है। और अगर काइनेटिक एनर्जी के परस्पेक्टिव से देखें तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, कुछ इस प्रकार जो है आपको फॉर्मूला देखने मिलेगा। अब बात करते हैं इनइलास्टिक कोलिशन का। तो इनइलास्टिक कोलिशन इससे डिफरेंट होता है, इलास्टिक कोलिशन से डिफरेंट होगा। इनइलास्टिक कोलिशन जो है उसमें हम क्या देखेंगे कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं है। और इसी के कारण अब ये कंजर्व्ड क्यों नहीं है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्यों ये कंजर्व नहीं रह पाता है जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। बाकी चीज़ों में जो है कुछ हिस्सा जो है इस एनर्जी का जो कुछ हिस्सा है वो कंट्रीब्यूट कर देता है। तो इसी के कारण काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियली आपको देखने मिलेगा वो हमेशा ही ज़्यादा देखने मिलेगा कंपैरिजन टू काइनेटिक एनर्जी जो आपको फाइनल बाद में देखने मिलेगा। सो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट, साउंड और डिफॉर्मेशन में जो है उसमें चला जाता है। तो जैसे रबर बॉल हो गया, उसकी जो हाइट है वो जैसे देखोगे अगर रबर बॉल हम फेंक रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी, मतलब फर्स्ट टाइम जो है पर्टिकुलर हाइट पे जाएगी, उसके बाद क्या होगा ये वापस से नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे जो है रबर बॉल की जो स्पीड है, जो हाइट है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी कम हो जाएगी। तो ये क्यों हो रही है, ये इसका कारण यही है इनइलास्टिक कोलिशन। इस चीज़ से, इस एग्जाम्पल से जो है ध्यान से समझ पाएंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन जो है इसमें दोनों बॉडीज कोलिशन के बाद साथ साथ मूव करते हैं, इसी कारण इसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन जो है वो कह देते हैं। जैसे कि इसका जो आप देखेंगे तो v1 मतलब कि जो वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की है और वही बराबर है सेकंड बॉडी के, और वो एक्चुअल में मतलब सारी वेलोसिटीज बराबर होती है, साथ साथ मूव कर रहे हैं ना, तो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी जो है v के बराबर ही हो जाता है। और इसीलिए v बराबर m1u1 प्लस m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 हम कह देते हैं। यह मैक्सिमम काइनेटिक लॉस वाला कोलिशन होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाता है उसमें, इस कोलिशन में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये भी आपको ध्यान से समझना है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो होगा, उसको हम ई से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब सेपरेशन का क्या मतलब है कि ये जो है इससे पहले मतलब कोलिशन से पहले की जो चीज़ें हैं, जो रेट है वो हुआ, और अप्रोच मतलब जो कोलिशन के बाद जो है जो ये कम हो जाती है वेलोसिटी, उस चीज़ को दर्शाया गया है। नाउ वन डायमेंशनल कोलिशन में क्या होता है, तो अगर हम इसी की बात करें ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें और ये हम वन डायमेंशनल में समझें, तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर, ई से डिनोट करते हैं हम ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को, और ई बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। और जो इसके वैल्यूज़ हैं वो भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वैल्यूज़ अगर परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं तो हमेशा ही रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट जो है वो बराबर 1 के हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा, और वहीं पे परफेक्टली इनइलास्टिक जो है वो 0 के बराबर होगा। क्यों होगा ये परफेक्टली इनइलास्टिक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि अगर ये सेम सेम उससे चल रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, जिसके कारण जो इसकी कोफिशिएंट है रेस्टिट्यूशन की, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट जो है वो भी आपका 0 हो जाएगा। रियल कोलिशन की अगर हम बात करें तो ये याद रखना है आपको कि हमेशा 0 से बड़ा होगा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो, और 1 से छोटा होगा। कोलिशन इन वन डायमेंशन, सो इसे हेड ऑन कोलिशन भी कहते हैं,
और दो बॉडीज एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसे हम कहते हैं कोलिजन इन वन डायमेंशन। मोमेंटम कंजर्वेशन अगर इसमें देखें तो वही m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। और रेस्टिट्यूशन इक्वेशन जो है वो अभी हमने पीछे देखा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e विच इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और मल्टीप्लाई में u1 माइनस u2। इन दोनों इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटीज जो है वो निकाली जा सकती है। इलास्टिक कोलिजन में E बराबर 1 होता है और यदि m1 बराबर m2 हो जाए, मतलब दोनों के मासेस बराबर हो जाए, तो एक विशेष केस जो है इन दोनों बॉडीज पे अप्लाई होंगी, वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली जाती हैं। और ये विशेष केस में क्या होगा, v1 जो है वो u2 के बराबर हो जाएगा और जो v2 है वो u1 के बराबर हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें जो है मासेस अगर सेम है तो इलास्टिक कोलिजन में एक विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष केस जो है वो हो जाता है जिसमें बॉडी जो है अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेता है। कोलिजन इन टू डायमेंशंस, जब कोलिजन के बाद पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो कोलिजन टू डायमेंशनल होता है। वन डायमेंशनल का हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं टू डायमेंशनल में कोलिजन कैसे होता है। तो अगर कोलिजन हुआ और पार्टिकल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसे हम कह देंगे टू डायमेंशनल कोलिजन। यहाँ मोमेंटम को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। अब ये कैसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, देन वाई डायरेक्शन देखेंगे। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, तो जो मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम, वो हमेशा समेशन ऑफ फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। वहीं पे जो वाई डायरेक्शन है उसमें भी क्या होगा, समेशन ऑफ पी वाई इनिशियल बराबर समेशन ऑफ पी वाई फाइनल। मतलब मोमेंटम दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में सेपरेटली कंजर्व्ड रहता है, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता है, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें इसमें तो टू डायमेंशनल कोलिजन जो है ना उसमें वेक्टर और कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टू डायमेंशनल कोलिजन में वेक्टर्स और कंपोनेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं वर्क। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो फोर्स द्वारा किया गया वर्क जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई एंगल हो तो फिर क्या हो जाएगा, जो वर्क डन है वो हो जाएगा F इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कब होगा, जब दोनों के बीच में जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में अगर एंगल होगा तो वो कॉस थीटा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्पेशल केसेस देखते हैं आप। स्पेशल केसेस में इफ़ थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 जो है, कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये F इंटू एस हो जाएगा। इसी के कारण ये मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब कौन से केस में प्रोड्यूस होता है, थीटा क्या होता है, तो थीटा उस केस में 0 डिग्री होना चाहिए। नाउ 90 डिग्री अगर है थीटा तो वर्क डन जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 के क्या होता है, कॉस 90 हो जाता है 0। तो 0 जब मल्टीप्लाई होगा एस और एफ से, चाहे कितना भी हो, तो वो 0 ही लाई करेगा। एग्जाम्पल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसमें क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा जो है वर्क 0 हो जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। अगर थीटा 180 डिग्री है तो फिर जो वर्क डन है वो नेगेटिव काउंट होगा, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है -1, तो इसीलिए जो है ये नेगेटिव काउंट हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स द्वारा किया गया वर्क उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, और इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स द्वारा किया गया वर्क जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा उसके बराबर हो जाएगा। ये कैसे होगा ये देखते हैं आप। वर्क डन, जो नेट वर्क डन होगा वो होगा किसके बराबर, डेल्टा के, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसका ये मतलब है कि वर्क डन जो है वो ½ mv² - ½ mu² होगा। और यहाँ मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी ये माना जाता है कि जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, डेल्टा के बराबर, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ये कह सकते हो मोशन के कारण बॉडी में जो उपस्थित एनर्जी होता है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो इसके नियर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh होता है। अदरवाइज ग्रेविटेशनल फील्ड में जो है, अगर इसका जनरल एक्सप्रेशन देखें तो इसमें u बराबर -gmm/r हो जाएगा।
अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ये केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो मतलब ई टोटल जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा, एनर्जी का जो टोटल होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो उसे हम ई से डिनोट करते हैं, ई बराबर के प्लस यू। के हो गया काइनेटिक एनर्जी, यू हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यदि केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हो तो क्या होगा, तब वो ये हो जाएगा के आई प्लस यू आई, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर के एफ प्लस यू एफ, मतलब कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यदि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया। कैसे कंजर्व हो जाएगा, पी आई बराबर पी एफ का कैसे हो जाएगा, डेल्टा मतलब कि समेशन ऑफ एम आई प्लस यू आई किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ एम आई वी आई, मतलब इनिशियल वाला किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल के समेशन के। तो ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हम समझेंगे, और ये तभी होगा जब जो सिस्टम है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाएगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। अब इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है इसमें कि मोमेंटम जो मोमेंटम है वो कब कंजर्व होगा, कब कंजर्वेशन होगी इसकी मोमेंटम की, जब एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो हो। किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी चीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होगा, ये तो मोमेंटम की बात रही है। अब हम मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करें तो उसका जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ही ये कंजर्व होगा। लेकिन अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो ये टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व ही होता है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो किसी यूनिट मास को आइडेंटिफाई, या फिर आप ये कह सकते हो किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से कितने पॉइंट तक लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क पर यूनिट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, तो किसी भी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने वाले जो फोर्स होता है, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, वो जो लाता है, और ये वर्क पर यूनिट मास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। अभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको समझ में आ गया, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी मास को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आता है, और उसी में जो वर्क होता है पर यूनिट मास, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो V बराबर U अपॉन में M। नाउ पॉइंट मास M के कारण क्या हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। V इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G इंटू एम अपॉन में R हो जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी है U बराबर माइनस जी एम, और यहाँ पे एक छोटू वाला जो M है वो भी आ जाएगा डिवाइड बाय R, मतलब ये सेकेंड मास हो गया और फिर डिवाइड बाय R। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल g, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू में m एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर, और ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब बात करते हैं स्केप स्पीड की। अभी हमने स्केप वेलोसिटी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्केप स्पीड के बारे में। सो ये किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से परमानेंटली बाहर निकलने के लिए मिनिमम इनिशियल स्पीड जो है लगानी होती है, एंड दैट स्पीड इज कॉल्ड स्केप स्पीड। सो अर्थ के लिए VE बराबर अंडर रूट में 2G कैपिटल M अपॉन में R, ये होता है इसकी स्केप स्पीड। और वहीं पे ये जो है G बराबर G इंटू एम अपॉन में R स्क्वायर, इसलिए VE जो है वो अंडर रूट में 2GR, इसको हम ये भी कह सकते हैं। और अगर अर्थ के लिए हम इस वेलोसिटी की और स्पीड की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी बताया है पीछे। स्केप स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट के किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फिलहाल हम वो पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्केप स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पे स्केप स्पीड डिपेंड नहीं करता है। लॉन्च डायरेक्शन के जो आइडियल स्फेरिकल या नॉन रोटेटिंग मॉडल है उसमें केवल प्लैनेट में MR पर डिपेंड करती है, मतलब जो लॉन्च डायरेक्शन है उसके आइडियल स्फेरिकल नॉन रोटेटिंग मॉडल में केवल प्लैनेट और M और R पे, मतलब मास और रेडियस ऑफ अर्थ जो है उस पर वो डिपेंड करती है। हाइट बढ़ने पर लोकल स्केप स्पीड जो है वो घटती है, जैसी हाइट बढ़ेगी तो जो स्केप स्पीड है लोकल वाली वो घटती जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटेलाइट। सैटेलाइट वह ऑब्जेक्ट है जो किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण उसके चारों ओर ऑर्बिट बनाता है, ऑर्बिट करता है, और सर्कुलर ऑर्बिट में ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, जिसमें कि G बराबर M कैपिटल M इंटू एम अपॉन में R स्क्वायर बराबर MV स्क्वायर बाय R, और इसलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला ये होता है V नॉट बराबर
अंडर रूट में जी एम अपॉन में आर, और अर्थ की सरफेस के पास जो है वो जो वेलोसिटी है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वो हो जाता है कैपिटल जी एम अपॉन में कैपिटल आर। ऑर्बिटल पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो ये टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में आर क्यूब अपॉन में जी इंटू एम हो जाएगा, और इसलिए टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब के, और ये जो है कैपलर के थर्ड लॉ से संबंधित हो जाता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एक क्वेश्चन बहुत आता है, रिलेशन बिटवीन स्केप एंड ऑर्बिटल स्पीड। तो सरफेस के पास जो है अगर हम देखें स्केप एंड ऑर्बिटल स्पीड में रिलेशन अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्या रिलेशन है। तो सरफेस के पास अगर हम देखें तो जो स्केप वेलोसिटी है वो होता है अंडर रूट में 2 जी एम अपॉन में आर, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो होता है जी एम अपॉन में आर। तो इसलिए अगर इन दोनों को हम एक साथ रखें तो आप यही वाला जो है फॉर्मूला पाएंगे, यही रिलेशन पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, आर से आर गया, एम से एम गया, और जो जी है जी से जी गया, तो बचा क्या, सिर्फ बचा अंडर रूट 2। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वी ई बराबर अंडर रूट 2 वी ओ। और अगर गेस्टो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ के पास उसी एंगुलर स्पीड में घूमता है और अर्थ से देखने पर एक ही स्थान के ऊपर स्थिर दिखाई देता है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम, जो एक ही स्थान पर अर्थ में, देखो ये तो घूमता है, मतलब कि ये अर्थ के पास ना उसी एंगुलर स्पीड में एक जैसा ही एक जगह पे ही घूमता रहता है, और हमको ऐसे लगता है, अगर हम दूर से देखें तो हमें लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है ये रेस्ट पोजीशन में एकदम स्थिर है, एक ही जगह पे है। सो इसके लिए, और हिल डुल नहीं रहा है, सो इसके लिए सर्कुलर ऑर्बिट, इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, और पीरियड जो है वो 24 आवर्स का होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, तभी जाके जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो वर्क कर पाएगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और स्मॉल जी में अंतर क्या होता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, हर जगह सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है इसके अंदर। लोकेशन बदलने पे जी नहीं बदलता, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्मॉल जी है वो क्या होता है, उसका जो अर्थ सरफेस पे इसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और जो स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जैसे ही लोकेशन बदलेगा तो ये भी इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ, अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे जो है जी अर्थ पे ही वेरी करता है, अलग अलग जो है बताता है। तो अगर हम हाइट के साथ देखें तो सरफेस की जो हाइट है h, तो जी एच बराबर जी आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसलिए हाइट बढ़ने पे जी हमेशा घटता है, अगर हाइट बढ़ रही है तो जी क्या होगा, हमेशा घटेगा। डेप्थ के साथ क्या होता है, सो सरफेस में डेप्थ अगर डी हो तो जी डी बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर हो जाएगा, और अर्थ के सेंटर पे डी बराबर आर है, तो इसलिए जी जो है अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अर्थ के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उस सेंटर पे क्या होगा, जो डायमीटर जो ये डी है, जो डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। लेटीट्यूड के साथ क्या होता है, तो अर्थ के रोटेशन के कारण इफेक्टिव जी लेटीट्यूड के साथ भी बदलता है। जैसे कि इक्वेटर पे जो जी है वो मिनिमम होता है, और वहीं पोल्स जो है, पोल्स पे अर्थ के इक्वेटर पे तो जी मिनिमम होगा, अर्थ के पोल्स पे जो जी है वो मैक्सिमम होगा, और इसीलिए जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है इक्वेटर पे हमेशा कम होता है कंपेरिजन टू पोल्स। पोल्स के कंपेरिजन में इक्वेटर पे हमेशा जी की वैल्यू कम होती है। अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ये अभी फिनिश अप हो चुका है, सेकेंड पार्ट मैकेनिक्स का। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है पीछे, उसके फॉर्मूलाज को। सो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखनी चाहिए, जैसे कि P बराबर mv, J बराबर डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, अभी हमने पढ़ा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और जो नेट वर्क डन होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी एम इंटू एम अपॉन में आर, और वहीं पे जो v है बराबर माइनस जी एम अपॉन में आर, f की वैल्यू हो जाएगी जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। और ये जो है रिलेशन हो गया VE बराबर, अच्छा ये जो है रिलेशन हो गया ये VE बराबर अंडर रूट 2 V नॉट,
और अगर वी की वैल्यू देखिए तो वो √2g r होता है और वी नॉट जो है √gm अपॉन में r होता है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वो हो जाएगा t बराबर 2π√r³ अपॉन में g इंटू एम। और अगर हम हाइट की बात करें कि ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट में कितना चेंज होगा अर्थ के ही सरफेस पे और डेप्थ में कितना चेंज होगा, तो ये अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये हो जाएगा g r अपॉन में r+h का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा g1 - d अपॉन r। और इसी के कारण अगर हम बात करें ना इक्वेटर की बात करें अगर, और इसी के साथ अगर हम बात करें ना अर्थ के बिल्कुल सेंटर की, तो वहाँ पे d बराबर r हो जाता है, जिसके कारण जो है ये पूरी वैल्यू जो है g की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। फॉर कोलिशन Pi बराबर Pf हो जाएगा। कोलिशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाला है वो किसके बराबर होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के। और अभी हमने ये पढ़ा था कि E बराबर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये कोफिशिएंट था ना, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय, और ये कुछ फॉर्मूला था इसका। ये वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं और थर्ड पार्ट जो है इसके बाद लाएंगे। सेकंड पार्ट में जितनी चीज़ें पढ़ाई है मैंने, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हैं। कोई डाउट है, क्वेरी है, परेशानी है किसी तरीके की, कोई चीज़ में आपको समझ नहीं डेवलप हो पा रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप बिल्कुल मेरे से कमेंट के सेक्शन में जो है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 3 के साथ मैकेनिक्स के। थैंक यू सो मच।